हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 12 वीडियो आ चुके हैं और ये 13वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊँगी। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के लिए EVS को मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ और PDF भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है? पहला है गेहूं सरसों, दूसरा है सरसों धान, तीसरा है धान मक्का और चौथा है मक्का मटर। तो इसके पहले भी प्रैक्टिस में ये प्रश्न आ चुका है और मैंने आपको रबी खरीफ जायद तीनों फसलों के बारे में बताया था। तो इसमें खरीफ की फसल के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले खरीफ की फसल के बारे में ही जान लेते हैं। तो खरीफ की फसलों की बुआई जून से जुलाई तक की जाती है और फसल सितंबर से अक्टूबर तक काटी जाती है। यानी जो अभी समय चल रहा है ये खरीफ की फसल का समय है। फसल बो दी गई होगी और अक्टूबर तक फसल काट ली जाएगी। यानी कि सितंबर अक्टूबर में फसल तैयार हो जाती है और उसे काट लिया जाता है। बहुत यदि लेट होता है तो नवंबर तक ये फसल काट ली जाती है। तो उदाहरण इसके क्या है? चावल है, मक्का है, ज्वार हैं, दालें हैं। तो समझ गए आप लोग कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है धान और मक्का, ये सही है। अब जो दो और फसलें हैं, रबी की फसल, तो रबी की फसलें शीत ऋतु की फसलें होती हैं। इनकी बुआई सर्दियों की शुरुआत में की जाती है। यानी कि जैसे ही खरीफ की फसल काट ली जाती है उसके बाद उन्हीं खेतों में रबी की फसल बो दी जाती है। तो इसकी जो बुआई का समय है वह है अक्टूबर से दिसंबर तक और फसल जो है मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती है। इसमें गेहूँ, आलू, चना, सरसों, जौ इत्यादि उगाया जाता है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? तो ये गर्मियों की मौसम में बोई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सब्जियां शामिल होती हैं। इसके अलावा कुछ फल भी इनमें शामिल होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं वह हैं लौकी, तोरई, खीरा। ये सब जायद की फसलों में बोई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे लिखे कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है, उसके बाद दो कारण दिए गए हैं। अभिकथन क्या है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग अच्छा होता है। कारण पहला दिया गया है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। और कारण दूसरा दिया गया है, गर्म किए जाने पर पारे का समान रूप से प्रसार होता है। तो थर्मामीटर जो है ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग फीवर मापने के लिए करते हैं। अब इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है पारे का उपयोग। जो कांच वाला थर्मामीटर होता है उसमें पारे का उपयोग होता है। अभिकथन तो सही हो गया। और जो कारण लिखे हुए हैं कि पारा ऊष्मा का सुचालक है, ये भी सही है। और गर्म किए जाने पर समान रूप से पारे का प्रसार होता है। तो अभिकथन जो है वो भी सही है और कारण मिलकर अभिकथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा। R1 व R2 दोनों सही हैं और मिलकर एक ही व्याख्या करते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला है, सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा लिखा है, सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। और तीसरा है, सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं। अब इनमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। पहला लिखा हुआ है, सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, सही है। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये विषमपोषी होते हैं और परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं क्योंकि इनमें एक कोशिका पाई जाती है।
उदाहरण क्या है इनके? अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सभी एक कोष की हैं, तो ये सही हो गया। सभी बैक्टीरिया एक कोष की होते हैं, ये भी सही है। बैक्टीरिया जो हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और ये एक कोष की होते हैं, इनमें एक कोष का ही पाई जाती है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन इसमें लिखा है सभी मानव एक कोष की होते हैं, ये गलत है। मानव जो है बहुकोषीय होता है, जो जीव जंतु हैं ये सभी बहुकोषीय हैं। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, यानी कि आपका जो बी विकल्प है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पानी के नमूने का क्वथनांक 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्या कर रहा है? पहला है नमूने में कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित हैं। दूसरा है लिया गया नमूना समुद्री जल का है। तीसरा है जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। तो आपको सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव के परिवेश के दाब के बराबर होता है, यानी कि जिस तापमान पर द्रव जो है उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें कहा गया है कि पानी के नमूने का क्वथनांक कितना पाया गया? 96 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो सामान्य पानी होता है, सामान्य परिस्थितियों में पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें लिखा है 96 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा है। तो तीसरा इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि कम दाब और ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण क्वथनांक जो है कम हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऊंचाई पर क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसमें तीसरा सही है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें लिखा है केवल 3। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? आपने देखा होगा जो एल्युमिनियम फॉयल आते हैं तो उनमें खाद्य सामग्री को लपेटा जाता है, लंच बॉक्स में भी उन्हें रखा जाता है, उनमें लपेट कर रोटियां ले जाई जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? पहला है यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। दूसरा है वह खाद्य सामग्री के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा है यह बहुत आघातवर्ध है और चौथा है यह लाभकारी मिश्रित धातु बनाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉयल बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो वह है कि वह बहुत आघातवर्ध है। अब ये क्या होता है? आघातवर्धनीयता वह होती है जिसमें धातुओं को पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके। तो इसमें सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है? पहला है अमोनिया का नाइट्राइटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन। दूसरा है मृदा में उपस्थित नाइट्रेटों का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना। तीसरा है जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन। और चौथा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो नाइट्रोजन जो है बहुत आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% भाग के रूप में नाइट्रोजन मौजूद है। इसमें पूछा गया है कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है? तो वह है अमोनिया का नाइट्राइटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। थोड़ा मुझे बोलने में समस्या आ रही है
थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे गले में, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो तो बनाना ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कहीं कहीं पर आपको थोड़ी आवाज़ चेंज लगे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, यात्रा के आरंभ में उनकी कार के पथमापी का पाठ्यांक 5812 किलोमीटर था और यात्रा के अंत में 6092 किलोमीटर था। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो औसत चाल क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पहले पूछा भी गया है। तो चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। अब दूरी तो इसमें दी नहीं गई है, समय दिया गया है। तो चलिए दूरी को निकाल लेते हैं। यात्रा के अंत में जो पाठ्यांक है वह कितना है? 6092 और पहले कितना है? 5812। तो इस 6092 में से 5812 को घटा दीजिए तो आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी। तो जब घटाएंगे 6092 में से 5812 तो दूरी निकल कर आएगी 280 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। अब समय दिया गया है 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे तो ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, लेकिन 20 मिनट को भी हमें घंटे में परिवर्तित करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 20 में 60 से भाग देना होगा, तो निकल कर आएगा 0.33 और 5 घंटे पहले से ही हैं, तो कुल समय हो जाएगा, दूरी थी 280 और समय हो जाएगा 5.33। भाग दे देंगे तो चाल निकल कर आ जाएगी 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, दूध या मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। पहला विकल्प है केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, दूसरा है केवल एकल विस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है द्विविस्थापन और उदासीनीकरण अभिक्रिया दोनों का, और चौथा है ना द्विविस्थापन और ना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो यह मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें मैंने पढ़ाया था कि जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर दूध या मैग्नीशियम देते हैं, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो यह उदाहरण है द्विविस्थापन और उदासीनीकरण की अभिक्रिया का, क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्षार होता है मिलकर उदासीन बना देते हैं, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो इसमें सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव होगा? पहला है 4 गुना हो जाएगा, दूसरा है दुगुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा और चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को चौगुना कर दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वह दुगुना हो जाएगा। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि। पहला विकल्प है अंडे में एक बाई गुणसूत्र हो, दूसरा है शुक्राणु में एक बाई गुणसूत्र हो, तीसरा है शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो और चौथा है अंडे में 2 बाई गुणसूत्र हों। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक युग्मनज के बनने को निषेचन के रूप में जाना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि जो युग्मनज है नर प्राणी में विकसित होगा
यदि शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो तो युग्मनज जो है मादा प्राणी में विकसित होगा। आपको दोनों बातें याद रखनी हैं, इसमें बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। आप लोगों ने यदि आप लोगों ने श्वसन वाला लेसन देखा है तो आपको जरूर पता होगा और आपको उत्तर भी पता चल गया होगा। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनाती हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है। पहला विकल्प है वह बढ़ जाता है, दूसरा है वह घट जाता है, तीसरा है वह समान रहता है और चौथा है परिस्थितियों के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो लोहे की कील पर जब जंग लग जाता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे की कील की सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो इसीलिए उसका वजन जो है वह बढ़ जाता है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से X क्या हो सकता है। पहला है सल्फर, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कार्बन और चौथा है नाइट्रोजन। तो एक तत्व है X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है और इसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी कि जो X है वह एक क्या है बताइए आप लोग? क्षार है, क्योंकि जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, अम्ल क्षार सूचक, और यह लाइकेन के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। साथ में आपको ये भी बता दिया क्योंकि ये भी आपको याद रखना है। इसमें बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहला है हाइड्रा कॉकरोच, दूसरा है ईस्ट अमीबा, तीसरा है अमीबा पैरामीशियम और चौथा है हाइड्रा ईस्ट। तो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? अमीबा और पैरामीशियम। ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है और जो आज का वीडियो आया है उसमें मैंने जो पादपों में जनन उसके बारे में बताया है, बहुत ही अच्छा लेसन है, देखिएगा आप लोग। उसमें मैंने अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताया है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कौन से कथन सत्य हैं। सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। सभी भौतिक परिवर्तन तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। सभी भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, ये गलत है, और सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये भी गलत है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो देखिएगा, मैंने सभी वीडियो पर टाइटल डाल रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तो ना ए सत्य है ना बी सत्य है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल मैंने 15 प्रश्न लिए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा साइंस की NCERT वाली वीडियो भी देखते रहिए, आपको हेल्प मिलेगी, और EVS की वीडियो भी देखते रहिए। अभी एक ही वीडियो EVS का आया है, जल्द ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।